नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। पहले दिन 7 घंटे पूछताछ के बाद शुक्रवार को भी पुष्प के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। 17 अक्टूबर को शंकराचार्य की गद्दी पर विराजेंगे अविमुक्तेश्वर आनंद। उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ में होगा अभिषेक। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद देहरादून में 12 रिसोर्ट और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई, कई कैफे सील। लोन के नाम पर बैंक को लगाया 18 के आसपास का चूना। सीबीआई ने 9 पर दर्ज किया केस। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि उच्च न्यायालय में उत्तराखंड की महिलाओं को राज्य प्रशासनिक सेवाओं में दिए जा रहे 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई है। साथ ही उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि पीसीएस परीक्षा में महिलाओं के लिए दोबारा कट ऑफ जारी किए जाए, जिससे बाहरी राज्यों की महिलाओं को भी 30% आरक्षण के कोटे में शामिल किया जाए। कापड़ी ने कहा कि 22 सितंबर को हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लोक सेवा आयोग ने बाहरी राज्यों की सभी महिलाओं को परीक्षा में शामिल करते हुए नया परीक्षा परिणाम जारी कर दिया, जिससे बाहरी राज्यों के प्रत्येक महिलाओं को मुख्य परीक्षा देने का मौका दे दिया गया। लेकिन यह लोक सेवा आयोग का दोहरा रवैया है। एक और आयोग वन क्षेत्राधिकार परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जुडिशरी सेवाओं की परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आयोग आरक्षण के मुद्दे से ज्यादा प्रभावित राज्य पीसीएस मुख्य परीक्षा करवाने पर अड़ा हुआ है। आयोग ने इस हट धर्मिता के कारण राज्य की बेटियों का भविष्य अधर में लटक चुका है। राज्य सरकार पिछले 2 महीनों में स्थानीय महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अध्यादेश लाने और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के वादे करते रही है। अंकिता के जम्मू निवासी दोस्त पुष्प के बयान आज शुक्रवार को भी दर्ज किए गए। एसआईटी पुष्प से शुक्रवार को पूछताछ भी हुई। बता दी कि पुष्प और अंकिता व्हाट्सएप चैट को ही मामले में प्राथमिक सबूत मांगकर जांच की जा रही है। अंकिता के साथ व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से हुई बातचीत की सत्यता स्थापित करने के लिए एसआईटी ने पुष्प को बयान जारी कराने के लिए ऋषिकेश बुलाया था। गुरुवार को एसआईटी ने पुष्प से करीब 7 घंटे तक उसके और अंकिता के बीच व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से हुई बातचीत को लेकर सवाल जवाब किए गए। पुष्प ने एसआईटी को बताया कि अंकिता की हत्या से पहले काफी देर तक उसकी व्हाट्सएप पर अंकिता से बातचीत हुई थी। शुक्रवार को भी मामले में पुष्प के बयान दर्ज किए गए। डोईवाल में व्यापारी स्थानीय नागरिकों ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित शोक सभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि एक बिटिया के साथ इस तरह की घटना दुखद और निंदनीय है। ऐसी घटनाएं हमारी देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य और समाज में स्वीकार्य नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस मामले में सख्त निर्णय लेने को लेकर साबित किया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध का किसी भी व्यक्ति और समाज के लिए कोई क्षमा नहीं और ना ही स्वीकार योग्य है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ 17 अक्टूबर को ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती के शिष्य और ज्योतिष पीठ के नवघोषित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का गद्दी अभिषेक करेंगे। ये भारत साधु समाज के प्रवक्ता और हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी ऋषिरानंद महाराज ने बताया कि गद्दी अभिषेक उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिष पीठ में किया जाएगा। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रूपानंद महाराज के कृपा पार्थ अविमुक्तेश्वर आनंद
सरस्वती महाराज विद्वान एवं तपस्वी संत है। जिनका गद्दी अभिषेक समस्त भारत के संत समाज और हरिद्वार के संत महापुरुषों के सानिध्य में भव्य रूप से किया जाएगा। हरिद्वार पहुंचने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का नगर भ्रमण के दौरान संत समाज अभिनंदन और स्वागत करेगा। स्वामी ऋषिरानंद महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने वृद्धावस्था तक भारत को शंकराचार्य के रूप में ज्ञान की नई दिशा प्रदान की है। साथ ही अपनी विद्वता के माध्यम से कई संतों को धन के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित भी किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद फूटे जनाक्रोश ने सरकार को भी भीतर तक झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने राजपुर रोड से लेकर मसूरी तक आई मौज मस्ती के अड्डे की बार समेत अनाधिकृत रूप से खुले रेस्टोरेंट कैफे पर निगाहें टेढ़ी कर ली है। इस क्रम में अभियान जारी रखते हुए MDDA ने राजपुर रोड पे ऐसा कैसा डोसा समेत एक कैफे और रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। MDDA उपाध्यक्ष सोनिका के अनुसार राजपुर रोड पर OTM रेस्टोरेंट का निर्माण बिना पार्किंग में पाया गया, लिहाजा इसे सील कर दिया गया। इसी तरह राजपुर रोड पर ही ऐसा कैसा डोसा पाइन कैफे के अवैध निर्माण को भी सील कर दिया गया है। डालनवाल में अनुज कुमार की ओर से भूतल और प्रथम तल पर किए जा रहे निर्माण समेत चंदर रोड पर फरीद की ओर से बनाई जा रही अनाधिकृत दुकान को सील किया गया। यूनियन बैंक को 18 के लगभग करोड़ का चूना लगाने के मामले में सीबीआई के देहरादून शाखा में कंपनी संचालक समेत बैंकों के अज्ञात अफसरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। रेडीमेड गारमेंट और अन्य कारोबार करने वाली कंपनियों के संचालक ने क्रेडिट सुविधा के जरिए ये फर्जीवाड़ा किया। बाद में जिन खेतों से लोन की किश्तें आनी थी वह निष्क्रिय पाए गए। सीबीआई की दून शाखा में इस संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रेस्ड असिस्टेंट मैनेजर शाखा नई दिल्ली के डिप्टी जनरल मैनेजर संजय विनोचा ने 19 अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि मैसर्स मशीन सोर्सिंग एंड बाइंग प्राइवेट लिमिटेड और मैसेज किड स्टाफ ने अप्रैल 2012 में बैंक की नोएडा ब्रांच के में क्रेडिट लिमिट पर लोन के लिए संपर्क किया। 11 जून 2012 को मैसेजर्स सीन सोर्सिंग एंड बाइंग प्राइवेट लिमिटेड को मैसेजर्स किड्स स्टाफ में विलय किया गया। इस संबंध में उन्होंने सर्टिफिकेट भी जमा करवाया। कंपनी ने टर्म लोन और वाहन लोन के लिए आवेदन किया था। ऐसे में बैंक की ओर से उन्हें 18 के लगभग करोड़ रुपए का ऋण जारी किया गया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले नुक्कड़ सड़क चौराहे जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी सी छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक।
हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर का। 1975 से शुरू हुई जमरानी बांध निर्माण की कवायद को लेकर अब बड़ी उम्मीद जगी है। इसके निर्माण के लिए टेंडर निकाले जाने की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बांध सुरंग की और सुरक्षा के लिए बनने वाले क्राफ्ट डैम पर 1928 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 अक्टूबर को उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यूके टेंडर पर इसे अपलोड किया जाएगा। 5 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इसके बीच की अवधि में निर्माण से जुड़े सवालों को लेकर इच्छुक कंपनियों से सवाल जवाब भी लिए जाएंगे। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश की प्यास बुझाने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 47 वर्ष पुराने जमरानी बांध का प्रस्ताव बना था। बांध के जरिए बिजली उत्पादन भी किया जाना है, लेकिन मामला धरातल पर उतर चुका है। 2019 से बांध से जुड़ा सर्वे और प्रस्ताव तैयार को लेकर तेजी देखी गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से बजट स्वीकृत के लिए तमाम प्रयास किए गए। प्रस्तावित जमीन के सर्वे और डिजाइन को परखने के लिए स्विट्जरलैंड से विशेषज्ञ भी यहां पहुंचे। न्यायिक मजिस्ट्रेट तनुजा कश्यप के अदालत ने कोशिया कोटली तहसील अंतर्गत बांध के पेड़ काटने के मामले में राजस्व कानूनगो की जांच रिपोर्ट अधिकार स्वीकार करते हुए फिर से जांच करने अथवा सक्षम अधिकारी से जांच करवाने के आदेश पारित किए हैं। राज्य से अंकिता हत्याकांड मामले में राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस अदालत के आदेश ने राजस्व पुलिस की विवेचना पर सवाल खड़े किए हैं। अभियोजन के अनुसार 21 जून 2016 को तहसील के उलगौर के पूर्व वन पंचायत सरपंच गणेश दत्त की ओर से गांव के ही देवेंद्र सिंह पर आधा दर्जन बाज के पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए वन अधिनियम के तहत केस दर्ज करने को तहसीलदार और राजस्व कानूनगो की शिकायती पत्र दिया गया था। तहसीलदार ने मामला की जांच राजस्व कानूनगो को सौंपी थी। जांच के दौरान गवाहों के बयान हुए। उन्होंने गणेश दत्त के आरोपों का समर्थन किया। इसके बाद राजस्व पुलिस ने मामले में अदालत में फाइनल रिपोर्ट लगाई। जब अदालत से आपत्ति दाखिल करने की शिकायतकर्ता को सम्मन जारी हुआ तो गणेश दत्त ने अधिवक्ता प्रदीप परगाए के माध्यम से आपत्ति दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि विवेचना अधिकार ने जांच की लापरवाही की। ना तो मौके पर मानचित्र बनाया गया, ना ही वन अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने आपत्ति स्वीकार करते हुए राजस्व पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए फिर से जांच कराने और अदालत में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं। दिल्ली के लिए संचालित उत्तराखंड परिवहन निगम की लगभग 350 बसों को कल शनिवार से दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बसों को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इसके नोटिस थमा दिए हैं कि अक्टूबर से बसों का संचालन दिल्ली के अंदर नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से सिर्फ BS 6 बसों के प्रवेश की अनुमति दी हुई है, जबकि उत्तराखंड परिवहन निगम के पास BCS 6 श्रेणी का अपनी एक भी बस नहीं है। केवल 50 अनुबंधित बसें ही हैं ऐसी हैं जो BS 6 श्रेणी की है। अगर दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगता है तो दिल्ली होकर दूसरे राज्य जाने वाली उत्तराखंड रोडवेज की बसें भी प्रभावित हो सकेंगी। दरअसल दिल्ली से होकर यहाँ की बसें गुरुग्राम, फरीदाबाद, आगरा समेत जयपुर, अजमेर और अलवर आदि संचालित होती हैं। इन बसों को भी संख्या करीब 50 है और इनमें रोजाना 2500 यात्री सफर करते हैं। उत्तराखंड के पास वाया हरियाणा होते हुए भी राजस्थान के लिए बसें भेजने का विकल्प है, लेकिन ये मार्ग बेहद लंबा है जिसमें डीजल और समय की खपत बेहद बढ़ गई है और यात्री भी लंबा सफर करने से परहेज करेंगे।
वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता की नौकरी उसके दोस्त पुष्पदीप ने लगवाई थी, लेकिन अब उसे उसका बेहद मलाल है। अंकिता ने यहां 3 सितंबर को ज्वाइन किया और पहले दिन ही रिजॉर्ट का माहौल देखकर असहज हो गई थी। यही कारण है कि उसने पहले दिन से हत्या के कुछ देर पहले तक की सारी बातें सिर्फ पुष्प को ही बताई। बृहस्पतिवार को पुष्प ने 3 से 18 सितंबर को शाम तक की सारी बातें पुलिस के सामने रखी। जानकारी के अनुसार अंकिता और पुष्प की दोस्ती इंस्टाग्राम पर पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुई थी। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी भी चली गई। घर की माली हालत देखकर अंकिता नौकरी करना चाहती थी। ये बात उसने पुष्प को बताई और नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। इस साल अगस्त में पुष्प ने इंटरनेट पर वनंतरा रिजॉर्ट में महिला स्टाफ की नौकरी का विज्ञापन देखा। यहाँ उसकी बात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से हुई थी। नौकरी के लिए एक शर्त भी थी कि महिला को यहीं रुकना होगा। चूंकि अंकिता को नौकरी की जरूरत थी तो वो राजी हो गई थी। उसका घर रिजॉर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। मतलब 29 अगस्त को रिजॉर्ट में बातचीत हुई और पुलकित के अन्य स्टाफ ने अंकिता के दस्तावेज लेकर इंटरव्यू के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली थी। हरिद्वार जिला पंचायत का 36 सीटों पर बृहस्पतिवार देर रात तक मतगणना पूरी हुई। इनमें से 8 सीटों पर निर्वाचन अधिकारी ने जीत की घोषणा कर दी। इसमें बसपा के 3, भाजपा के 1 और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं 28 सीटों पर मतगणना पूरी होने के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों ने विजय जुलूस निकाल कर जश्न मनाया। इसमें बसपा के 3, भाजपा के 10, कांग्रेस के 5, राष्ट्रीय लोकजन पार्टी का 1, आम आदमी पार्टी की ओर से 1 और निर्दलीय के 8 प्रत्याशी हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक तौर पर जीत की घोषणा नहीं हो सकी। मतगणना अभी भी जारी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। पार्टी ने जिला पंचायत की 1 सीट पर दर्ज की थी। उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पहली बार आपने बीते विधानसभा चुनाव पर पूरे जोश से लड़ा था। पार्टी के केंद्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 3 दिनों तक हरिद्वार में डेरा डालकर चुनावी लोक लुभावनी घोषणाएं की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किए। इसलिए पार्टी के लिए हरिद्वार पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु बना रही। केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी को पंचांग गणना के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से 5 दिन पूर्व ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौर ने बताया कि विजयदशमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाने की तिथि घोषित की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी धर्म अधिकार भुवन चंद्र उनियाल की ओर से भगवान की कुंडली देखकर कपाट बंद होने का दिन तय किया जाता है। इस मौके पर बद्रीनाथ के हकूकधारी गांवों के ग्रामीण भी मौजूद रहेंगे। पहाड़ों में ठंड बढ़ने के साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में उच्च हिमालय क्षेत्रों में चारण के लिए
के लिए भेड़ बकरियां और चरवाहे निचले क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। ये चरवाहे अप्रैल माह में गर्मी शुरू होते ही भारत चीन सीमा क्षेत्रों में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं। नंदानगर के सितेल गांव निवासी भेड़ पालक कुंवर सिंह ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, जिसके चलते वे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर निचले क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। कई अन्य भेड़ पालक भी अपनी भेड़ों को लेकर निचले क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 20 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 84 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 15,012 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून में 6, अल्मोड़ा और नैनीताल में 2 और पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में 1 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 8 जिलों में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आए हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के विशेष टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया था। 30 सितंबर को यह अभियान समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस अभियान के 2 दिन और बढ़ाने की अनुमति मांगी है, जिसके लिए 70,000 वैक्सीन की डोज राज्य को दी गई। कोविड संक्रमण सामान्य होने से अब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए गंभीर नहीं है, जिस कारण राज्य में 100% लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य काफी दूर है। अभी तक कुल लाभार्थियों में 23% ने बूस्टर डोज लगवाई है, जबकि लक्ष्य के सापेक्ष 101% को पहली और 96% को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है। राज्य प्रतिरक्षण डॉक्टर कुलदीप मटोलिया ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 12 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। प्रदेश में ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति देकर 70,000 वैक्सीन भेज दी है। धरासू बैंक के पास भारी भूस्खलन से बंद गंगोत्री हाईवे पर बृहस्पतिवार को आवाजाही शुरू हो गई, जबकि यमुनोत्री हाईवे बंद है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। करीब 6 बजे धरासू बैंक के पास यमुनोत्री हाईवे पर अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे हाईवे के नीचे से गुजर रहा गंगोत्री मार्ग भी मलबा गिरने से बंद हो गया। बृहस्पतिवार सुबह बीआरओ ने गंगोत्री हाईवे पर मलबा हटाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही सुचारू हो पाई। वहीं यमुनोत्री हाईवे अब भी बंद है। हाईवे खोलने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से गंगोत्री हाईवे पर आवागमन को कुछ समय बंद रखा जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि यमुनोत्री हाईवे पर भी जल्द आवाजाही सुचारू की जाएगी। मोरी विकासखंड की सौर तालुका असौला निर्माणाधीन मोटर पर चट्टान से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर किया गया। ग्रामीण का आरोप है कि सड़क को कटिंग के लिए विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे चट्टानों पर फंसे पत्थर लगातार गिर रहे हैं। मोरी विकासखंड के PMGSY की ओर से सौर तालुका औसला मोटर मार्ग के निर्माण भी कराए जा रहे हैं। आरएसएस विभाग प्रचार प्रमुख विपिन कर्नावाल की अंकिता हत्याकांड को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट डालने से स्थानीय युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दून तिराहे पर युवाओं ने आरएसएस का पुतला फूंककर आक्रोश जताया है। आक्रोशित युवाओं नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली में तहरीर दे रहे हैं। युवा दून तिराहे पर एकत्रित हुए। गुस्साए युवाओं ने आरएसएस नेता विपिन कर्नावाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताकर आरएसएस का पुतला भी फूंका। उसके बाद उन्होंने कोतवाली में पहुंचकर संबंधित नेता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्नावाल ने अपनी फेसबुक आईडी में एक पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी और उनके परिजन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि विपिन कर्नावाल की रिजॉर्ट रायवाल में जिसमें शराब परोसी जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिजॉर्ट की एक जांच की मांग की। आरोप है कि रायवाल थाना क्षेत्र में
कुछ अवैध संपत्तियां जोड़ी और कब्जे की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस मौके पर जितेंद्र पाल पाठी, एकांत गोयल, नेता प्रतिपक्ष निगम मनीष शर्मा, पार्षद देवेंद्र प्रजापति, सुधीर गुप्ता, प्रवीण जाटव, मनीष शर्मा, दीपक जाटव, मधु मिश्रा, सोनू पांडे, हरिराम वर्मा आदि शामिल थे। एमपीजी कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर पीठ और पत्थर बरसाए गए। इसी बीच दो छात्र लहूलुहान हो गए, उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक पक्ष ने दूसरे गुट को 2 नामजद और 8 अज्ञात छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र प्रथम वर्ष की कक्षा में बैठ गया। इस पर वो मौजूद प्रथम वर्ष के छात्रों ने आपत्ति जताई। दोनों के बीच बहस शुरू हुई और दोनों पक्ष कक्षा से बाहर परिसर में आ गए। प्राचार्य कक्ष के बाहर पहुंचते ही दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों की ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कुछ छात्रों को ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई नहीं माना। कॉलेज के मुख्य गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि समय पर वो नहीं पहुंच पाए थे। मारपीट में दोनों पक्षों के एक छात्र मुकेश और समीर लहूलुहान हो गए थे। मामला बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना किया, तब पुलिसकर्मी पहुंचे और छात्रों को दौड़ाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाले, मगर घटना कैमरे में पूरी तरह से कैद नहीं हो पाई। कुछ छात्रों ने घटना की वीडियो बना ली थी, जो पुलिस को सौंप दी गई है। छात्रों ने घायल मुकेश और समीर अस्पताल को भर्ती कराया गया। एक पक्ष की तहरीर पर 2 नामजद और 8 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।